राधे राधे आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने राजस्थान हिस्ट्री की शुरुआत जो है वो कर रखी थी। आज की क्लास में हम राजस्थान हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं और जितना हमने पढ़ा था उसका एक बार जो फटाफट से रिवीजन भी कर लेते हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ राजस्थान हिस्ट्री की शुरुआत से। अच्छा, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इतिहासकार जेम्स मील नाम का एक बंदा था जिसने इतिहास को 3 काल कर्मों में बांट के रख दिया था। उसको ऊपर कर दो ना, उसको ऊपर कर दो ताकि कुलर पूरा मेरे सामने आ जाए। तो 3 काल कर्मों में बांट के रख दिया था: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। हम बात करते हैं आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। तो हम बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में। मध्यकालीन इतिहास जो कि राजस्थान के राजाओं के बारे में जानकारी जो है वो हमें देता है। प्राचीन इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो राजस्थान का प्राचीन इतिहास जिसके अंदर कालीबंगा, हड़प्पा जैसी सभ्यताओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम बात करें राजस्थान के आधुनिक इतिहास का, आधुनिक इतिहास के बारे में, तो हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर एकीकरण, प्रजामंडल और आंदोलन, क्रांति के बारे में। तो हमने शुरुआत करी थी राजस्थान के 1800 से राजस्थान के मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास के बारे में। तो कुछ बातें जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम रिवीजन करते हैं एक बार फिर से फटाफट, क्या था क्या नहीं था एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले की क्लास में हमने जाना था कि कर्नल जेम्स टोड नाम का एक व्यक्ति था। अच्छा, टोड से पहले हमने जाना था कि जॉर्ज थॉम्स नाम का एक व्यक्ति था जो कि आयरलैंड का निवासी हुआ करता था, जो कि मराठों का बढ़ाई सेनापति था और यह राजस्थान के अंदर आता है और 1800 के अंदर राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग करता है और जॉर्ज थॉम्स की जीवनी लिखता है विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने जो जीवनी लिखी उस बुक का नाम है द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स। उस बुक के अंदर राजपुताना शब्द का जो यूज किया गया था। हमने जाना था कि राजस्थान के अंदर कर्नल जेम्स टोड नाम का एक व्यक्ति आता है जो कि अंग्रेजों का और सैनिक के रूप के अंदर भारत के अंदर आता है, जो कि स्कॉटलैंड का निवासी हुआ करता था। टोड जिसने 2 किताबें लिखी थी, एक का नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका दूसरा भाग है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। अच्छा, इसकी सेकंड बुक का नाम है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। टोड जिनके गुरु का नाम यदि ज्ञानचंद्र है। टोड जो कि स्कॉटलैंड का रहने वाला था, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमने डिस्कस किया था कि राजस्थान के इतिहास के बारे में। तो राजस्थान के इतिहास में हम सबसे पहले महत्वपूर्ण वंश किस किस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वो है सबसे पहले हमें और चौहान, परमार, प्रतिहार, गुहिल, राठौड़, कछावा। चौहान, परमार, प्रतिहार, गुहिल, राठौड़, कछावा, इन 6 वंश के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक एक को डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे चौहानों के बारे में। तो चौहानों का वंश कहाँ का था? सांबा, रणथंबोर, जालोर, नाडोल, सिरोही, बूंदी और कोटा, यहाँ पर जो मोस्टली चौहानों का राज हुआ करता था। हम जानेंगे कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज चौहान तरते का एक दरबारी विद्वान था जिसका नाम था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के अंदर उस बंदे ने एक थ्योरी दी थी, अग्निवंशी सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, उस सिद्धांत के अनुसार ये कहा जाता है कि आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ जो है वो यज्ञ किया था और अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न हुए थे, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। चालुक्य जिन्हें सोलंकी के नाम से भी जाना जाता है, जिनका राजस्थान के अंदर राज नहीं था, जिनका राज गुजरात, इधर अपने महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर जो चालुक्यों का राज रहा था। बाकी परमार, प्रतिहार और चौहान, इनका राज जो राजस्थान के अंदर था। आरपीसी के अंदर पूछे गए सवाल के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट के अंदर आए थे चौहान और स्टार्टिंग के अंदर परमार, प्रतिहार और चालुक्य आगे थे, जिन्हें चालुक्य, जिन्हें सोलंकी के नाम से जाना जाता है। मैंने ये बता दिया। अग्निवंशी सिद्धांत जो कि चंद्रबरदाई ने अपने पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अंदर दिया था। इस थ्योरी को किसी ने सही माना है तो है मोहनोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण। मोहनोत नैणसी जो कि अपने मारवाड़ के इतिहासकार है और सूर्यमल मिश्रण जो कि बूंदी के इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। मोहनोत नैणसी के फादर्स, उनके मतलब और पूर्वजों के अंदर एक बंदा हुआ करता था जिसका नाम था मोहन सिंह, जिसने ईसाई धर्म कबूल कर लिया था, है ना, और सॉरी जैन धर्म कबूल कर लिया था, जिसके बाद में जो है वो इनका नाम मोहनोत, मोहन सिंह से मोहनोत जो है वो मोहनोत बनता गया। अगली थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं, वो है सूर्यवंशी सिद्धांत। 3 बुक है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो। 3 बुक इस चीज को वेरीफाई करते हैं कि सूर्यवंशी है। विग्रहराज चतुर्थ आगे एक रूलर आएंगे चौहानों के अंदर, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उस बंदे ने भी कहा है, उस बंदे की और अभिलेख ने भी कहा है कि चौहान क्या है, सूर्यवंशी है। इसके साथ साथ सूर्य और जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा अपने राजस्थान के इतिहासकार है, उन्होंने भी कहा कि चौहान क्या है, सूर्यवंशी है। उसके बारे में बाद में हम डिस्कस करते हैं कि चौहान चंद्रवंशी है। ये बात किसने कही थी, तो हम डिस्कस करते हैं चौहान चंद्रवंशी है। एक तो अपने हरियाणा के अंदर एक अभिलेख है जिसका नाम है हांसी अभिलेख। सेकंड वाला है अचलेश्वर मंदिर के अंदर एक अभिलेख है
और उस वो जो अतलेश्वर मंदिर जो कि अपने सिरोही के अंदर बना हुआ है, वो अभिलेख भी इस बात को वेरीफाई करता है कि चौहान क्या है, चंद्रवंशी है। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि चौहानों को किसने ब्राह्मण बताया, वो कौन लोग थे जिन्होंने चौहानों को ब्राह्मण बताया। तो सबसे पहले अपने आता है बिजोलिया अभिलेख जो कि 1170 का है, भीलवाड़ा के अंदर है 1170 का अभिलेख, जिसके अंदर ये बताया गया कि चौहान ब्राह्मण है। और अपने जो गौरी दशरथ शर्मा पंडित जी खुद ब्राह्मण है, तो उन्होंने भी कह दिया कि चौहान क्या है, ब्राह्मण है। इसके अलावा अपने जो है वो और चंद्रावती अभिलेख है एक, जो कि सिरोही का है, और उस अभिलेख के अंदर भी ये कहा गया है कि चौहान क्या है, ब्राह्मण है। एक किताब है जिसका नाम है कायम रासो, जो कि जान कवि के नाम से जो है वो जान कवि के नाम से किताबें लिखा करते थे, उन्होंने उस किताब को लिखा था। और किताब जो है वो और कायम रासो पुस्तक भी इस बात को वेरीफाई करती है कि चौहान क्या है, ब्राह्मण है। अगला देखते हैं कि चौहान विदेशी है, इस बात को किसने कहा था, तो कर्नल जेम्स टोड, विलियम क्रुक और बी स्मिथ, इन्होंने कहा कि चौहान क्या है, विदेशी है, इंडिया के नहीं है। अच्छा, उन्होंने कई सारी थ्योरीज दी थी कि ये जो है वो और सूर्य की पूजा करते हैं, ये जो सती प्रथा है, हथियारों की पूजा करते हैं, शराब वगैरह भी, और इन चीजों का अपने गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने बेहद शानदार भी रिप्लाई भी दिया था। फिर हम बात करते हैं बिजोलिया अभिलेख के बारे में। बिजोलिया अभिलेख जो कि 1170 का अभिलेख है, पार्श्वनाथ मंदिर में लगाया हुआ, दिगंबर जैन लोलाक ने इस अभिलेख को लगाया था। इस अभिलेख के अकॉर्डिंग चौहान राज्य के संस्थापक और वासुदेव है, वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था, विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार किया था। और इसके अंदर लिखा गया है कि इस अभिलेख में और इस अभिलेख यह अभिलेख सोमेश्वर के समय लगाया गया था। सोमेश्वर ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए रेवणा नामक गांव जो है वो दान में दिया था, इस अभिलेख के अकॉर्डिंग। और इस हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, तो अकॉर्डिंग टू दिस अभिलेख रेवणा नामक गांव दान में दिया था, और सोमेश्वर की उपाधि है प्रताप लंकेश्वर। और इस अभिलेख में हमें क्या जानकारी मिलती है, इस अभिलेख के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि प्रशासनिक विभाजन देशपतनपुर पल्ली ग्राम। और इस अभिलेख के बारे में हमें जानकारी मिलती है राजस्थान के प्राचीन नगरों के नाम, यानी राजस्थान के नगर जिनका प्राचीन में क्या क्या नाम था हुआ करता था। जैसे अपने नागौर का नाम हुआ करता था अहि छतरपुर, नाडोल का हुआ करता था नड्डुल, दिल्ली का हुआ करता था ढिल्ली का, है ना, और सांबर का हुआ करता था साकंबरी। ये इस अभिलेख के अंदर जो जानकारी मिलती है। इस अभिलेख के रचयिता है गुणभद्र, इस अभिलेख को लिखा है, जो इसके राइटर जो है वो है अपने केशव, और उत्कीर्ण किसी ने किया है तो वो है अपने गोविंद। अब हम देखो रामकरण असोपा नाम के एक इतिहासकार है, जिन्होंने कहा है कि सांबर झील के आसपास रहते हैं इसलिए ये चौहान है। तो शुरुआती इनकी जो कोई कैपिटल जो थी वो कौन सी थी अपने, और सांबर झील ना, सांबर झील के आसपास रहा करते थे। तो हम इतना पढ़ लिया, उसके बाद में हम आगे डिस्कस करें या फिर मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहला अगला जो हमारा रूलर है, अगला जो हमारा शासक है, उसका नाम है गोविंद। राजा का क्या नाम है, गोविंद। अकॉर्डिंग टू बिजोलिया अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख के अंदर एक बात की गई है कि ये क्या है, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार चौहान राज्य का संस्थापक है। तो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार बिजोलिया अभिलेख के अनुसार चौहान राज्य के क्या है, संस्थापक कौन है, गोविंद जी है। अपने गोविंद शासक है, रूलर है, चौहान राज्य का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अपने एक इतिहासकार है राजशेखर, और राजशेखर ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है प्रबंध कोश। क्या नाम है किताब का, प्रबंध कोश। उस प्रबंध कोश के अंदर एक बात लिखी गई कि 551 ईस्वी के अंदर चौहान राज्य की स्थापना जो है वो की गई है। तो राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार, प्रबंध कोश के अनुसार 551 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना की गई है। अच्छा, बिजोलिया अभिलेख भीलवाड़ा का मैंने आपको बता दिया, और इसके बारे में क्या बातें हैं। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार बिजोलिया अभिलेख के अनुसार और क्या बातें हैं, तो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार वासुदेव ने
सांबर झील का निर्माण करवाया? सांबर झील क्या करवाया था? निर्माण करवाया। ये बातें कौन कह रहा है? देखो गोविंद के बारे में बातें हैं। गोविंद बिजोली अभिलेख के अनुसार चौहान राज्य का संस्थापक है और राजशेखर की पुस्तक है एक जिसका नाम है प्रबंध कोश। अकॉर्डिंग टू दिस प्रबंध कोश बुक, ओरिजिनल फाउंडर जो है किसका? चौहान डायनेस्टी का, तो वो है अपने 551 ईस्वी के अंदर चौहान राज्य की नींव जो रखी गई थी वो राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अकॉर्डिंग रखी गई थी। ये बात किस प्रबंध कोश के अंदर है? अकॉर्डिंग टू दिस बिजोलिया अभिलेख, है ना। और बिजोलिया इंस्क्रिप्शन ये कहता है कि वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। मैंने वही बता दी थी ये बात। अच्छा, अब हम आगे अगले रूलर के बारे में जो है वो जानते हैं। अगला शासक हमारा कौन है? अगला राजा है गुअक प्रथम, गुअक फर्स्ट। अच्छा, हमने किसी भी प्रकार का विभाजन जो नहीं कर रखा है। क्या मतलब इस लाइन का? इस लाइन का मतलब ये है कि हमने गुअक प्रथम यानी प्रथम नाम, इसको घर में गुअक प्रथम नहीं कहते थे। गुअक प्रथम तेरे बाद में आएगा वो द्वितीय ना, इसका नाम गुअक है। आगे कोई राजा आएगा तो गुअक, फिर कोई राजा आया तो गुअक। जब इतिहास लिखा गया था तो पहले कोई गुअक आया उसका नाम गुअक प्रथम, उसके बाद में गुअक आया तो गुअक द्वितीय, और लास्ट का जो गुअक आया उसका नाम है गुअक तृतीय। तो एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं। जैसे मान लो विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ इसका मतलब विग्रहराज से पहले तीन विग्रहराज और हो चुके हैं। विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय और विग्रहराज चतुर्थ, है ना। तो एग्जैक्टली ये वैसे ही है जैसे गुअक प्रथम है। चौहान पहले प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। किसके सामंत थे? प्रतिहार, मैंने आपको बताया था चौहान चालुक्य परमार प्रतिहार। प्रतिहार एक और काफी ज्यादा शक्तिशाली डायनेस्टी हुआ करती थी अपने राजस्थान के अंदर। अगर मैं आपको बना के बताऊं तो ये अपना ओवर राजस्थान है जिसके अंदर ये वाला बीच वाला जो पार्ट है वो प्रतिहार का है। और सामंत हुआ करते थे छोटे छोटे, इनको जो है वो राज्य के रूप में रहा करते थे। और एक जो इनकी जो रियासत जो है वो है अपने चौहान। क्या है वो? अपने चौहान है। चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो प्रतिहारों के सामंत थे। प्रतिहारों का एक बंदा हुआ करता था जिसका नाम था नागभट्ट सेकंड। प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड ने गुअक को वीर की उपाधि दी थी। पहले तो ये सामंत हुआ करते थे और सामंत जब लड़ाई वगैरह कहीं हो जाया करती तो गुअक फर्स्ट को और नागभट्ट सेकंड लड़ाइयों के अंदर भेजा करता था। और कहा जाता यह है कि एक किसी लड़ाई के अंदर, कई सारी लड़ाइयों के अंदर गुअक प्रथम जो वीरता के साथ और सामने वाली पार्टी को हरा के आ जाया करता था। इसलिए गुअक प्रथम को प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड ने वीर की उपाधि दी। छोटा मोटा बंदा नहीं है, तो वीर है, वीर। और जब बंदे को ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं हकीकत में वीर हूं तो फिर तुम लोगों के सामंत किस काम के? आज के बाद में हम आपके अधीन नहीं रहेंगे। तो कालांतर में गुअक प्रथम ने और स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना की थी। चौहान राज्य क्या की थी? स्थापना की थी। दो रूलर के बारे में हमने जो हो काफी ढंग से पढ़ा है। पहला जो अपना है वो है गोविंद। गोविंद के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो चौहान राज्य का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अकॉर्डिंग 551 ईस्वी के अंदर चौहान राज्य की स्थापना होती है। इसके अलावा हमने ये भी जाना था कि सांबर झील का निर्माण कोई करता है तो है अपने गोविंद। अगला राजा है गुअक प्रथम। गुअक प्रथम के बारे में अगर हम बात करें तो चौहान प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड ने और गुअक प्रथम को वीर की उपाधि दी। कालांतर के अंदर वीर जो है वो अपनी वीरता के अनुसार और उस क्षेत्र को छूट किया जाता है, प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता है और खुद जो है वो एक अलग रूप से क्या बना लेता है? अपनी रियासत बना लेता है। तो एग्जाम के अंदर सवाल आएगा कि वह कौन सा राजा है, चौहान शासक है जिसने स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना करी? तो बंदे का नाम है गुअक प्रथम। अगला रूलर अपना जो है वो है चंदन राज। क्या नाम है बंदे का? चंदन राज।
तीन नंबर शासक है चंदन राज। चंदन राज के बारे में अगर हम बातें करें तो चंदन राज की एक वाइफ हुआ करती थी जिसका नाम था आत्मप्रभा। आत्मप्रभा ना, इसकी रानी आत्मप्रभा पुष्कर झील में हजार दीपक जलाकर भगवान शिव की आराधना किया करती थी। कौन करती थी? आत्मप्रभा। अच्छा, भगवान शिव की रूप आराधना किया करती थी। भगवान शिव का एक पर्यायवाची है रुद्र, रुद्र है ना, इसलिए इस आत्मप्रभा का एक दूसरा नाम हो गया रुद्राणी। तो इसका उपनाम क्या है? आत्मप्रभा का उपनाम रुद्राणी। उपनाम क्या है इसका? रुद्राणी है। अच्छा, उसके बाद में अगर हम डिस्कस करें तो रुद्राणी जो योग क्रिया के अंदर काफी ज्यादा निपुण थी। रुद्राणी किसमें निपुण हुआ करती थी? योग क्रिया के अंदर। देखो, सांबर, सांबर से हमने स्टार्ट किया था। सांबर के बाद में जो इसका जो शासन जो है वो कहां से कहां तक आ जाता है? अगर एक बार फिर से हम डिस्कस करें सारे के सारे शासकों के बारे में तो सबसे पहला है अपने गोविंद चौहान राज्य की स्थापना संस्थापक के रूप में जाना जाता है। राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अकॉर्डिंग 551 ईस्वी के अंदर चौहान राज्य की स्थापना होती है और गोविंद ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। ये बात हमें बिजोली अभिलेख से पता चलती है। इसके अलावा अगला जो शासक है उसका नाम है गुहक प्रथम। नागभट्ट सेकंड ने उसको वीर की उपाधि दी क्योंकि नागभट्ट सेकंड जो प्रतिहार शासक थे और चौहान पहले प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। और जब वीर की उपाधि दी तो गुहक प्रथम ने नागभट्ट सेकंड की अधीनता स्वीकार करने से साफ साफ मना कर दिया। कालांतर के अंदर स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना करने वाला कोई बंदा था, उसका नाम था गुहक प्रथम। अगला शासक हमने पढ़ा था चंदन राज, जिसकी वाइफ का नाम आत्मप्रभा है, जो पुष्कर झील के अंदर हजार दीपक जला करके और भगवान शिव की आराधना करती है और भगवान शिव को प्रसन्न और भगवान शिव की आराधना करती है और भगवान शिव से इतनी ज्यादा भक्ति करती है कि खुद का नाम ही आत्मप्रभा पड़ जाता है। और योग क्रिया के अंदर ये महिला खूब सारे निपुण थी। योग क्रिया खूब सारे योग किया करते थे। अगला रूलर है अपना वाकपति राज। शासक का क्या नाम है? वाकपति राज। कहा जाता है कि वाकपति राज शासक ने 108 युद्ध जीते थे। कितने युद्ध? 108। तो 108 युद्धों का विजेता कोई है तो वो कौन है? वाकपति राज है। बंदे का क्या नाम है? वाकपति राज। अच्छा, एक मैं आपको और बातें बता दूं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये हम पढ़ रहे हैं चौहानों के बारे में, जो अजमेर और जयपुर के बीच वाला क्षेत्र, तो सांबर और पुष्कर के बीच के अंदर जो क्षेत्र हुआ करता था वो चौहानों का मुख्य रूप से शासन रहा था। बट धीरे धीरे जो उस डायनेस्टी को जो है वो अगले जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल रूलर आए और उन्होंने अपने डायनेस्टी को धीरे धीरे जो है बढ़ाना शुरू कर दिया था। बट अगर आप राजस्थान के मैप के अंदर इस चीज को जब देखोगे, आप जब अजमेर को जब देखोगे, आप जब जयपुर को देखोगे तो हमारे राजस्थान के बीच में है, क्योंकि अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। और इधर वाली साइड पाकिस्तान आता है, इधर वाली साइड आता है अपने दिल्ली। पाकिस्तान के अंदर जगह एक सिंध, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा वाला सिंध, और उसी सिंध से हमारे राजस्थान के अंदर व्यापार हुआ करता था। राजस्थान से सिंध से व्यापार होता था दिल्ली, सिंध से व्यापार हुआ करता था आगरा, सिंध से व्यापार होता था गुजरात, और दिल्ली से व्यापार होता था मालवा। और चारों ही जगह पर हमारे राजस्थान की जो जगह है एकदम बीच में आया करती थी। और हमारे राजस्थान के शासकों ने कहा कि अगर आपको सिंध से दिल्ली जाना है या दिल्ली से सिंध जाना है, आपको दिल्ली से आगरा जाना है या आगरा से दिल्ली सिंध जाना है, तो आपको हमारे रास्ते से गुजरना होगा। और अगर हमारे रास्ते से गुजरना है तो हमें टैक्स देना पड़ेगा।
और अपने वाले रूरल जो है वो टैक्स ले लिया करते थे। यही एकमात्र कारण है कि जैसलमेर जैसे थार के मरुस्थल के अंदर जैसलमेर के भाटी वंश के शासक ने वहां पर एक बहुत बड़ा किला बनाया था, जिसे सोनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है क्योंकि उस बियावान जंगल के अंदर, बियावान धोरों के अंदर किला बनाना, जहां पर खेती बहुत मुश्किल से बहुत कम होती है, बारिश भी बहुत कम होती है और वहां की जो जमीन है वो बहुत कम उपजाऊ है, फिर भी एक शासक जो है वो बहुत बड़ा दुर्ग बना जाता है, जिसके पीछे कोई ना कोई कहानी थी। और कहानी मोस्टली ये थी कि वो जो क्षेत्र जो है वो दिल्ली और सिंध के बीच में पड़ता, इसलिए कोई भी व्यापारी जब आया करते तो फाइनली जो उनसे क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। अच्छा, आप सभी को ज्ञात है कि पाली जिसके 8 जिले टच कर रहे हैं, वही पाली जिसमें कोई टाइम के अंदर व्यापार हुआ करता था। और आगे हम जब राठौड़ वंश के बारे में जानेंगे तो मैं आपको और ढंग से बातें बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पाली जिसके अंदर खूब सारे व्यापारी व्यापार किया करते थे और उन व्यापारियों को डर था कि कोई चोर लुटेरा हमारे पैसे छीन कर ना भाग जाए, हमारे व्यापार का जो सामान है वो छीन कर ना भाग जाए। और उसी टाइम पाली के आसपास थोड़ा सा दूर जाने पर वाकपति राज नाम का एक शासक हुआ करता था, जो 108 युद्ध जीत जाता है, जो आसपास के कई क्षेत्र के अंदर अपनी ख्याति इस बात से प्राप्त कर लेता है कि मैंने आज तक 108 में से एक भी युद्ध नहीं हारा। तो आसपास के लोगों का एकमात्र रक्षक कोई जो है वो है अपने वाकपति राज। और फाइनली जो है वो व्यापारी वाकपति राज के पास आए और वाकपति राज को कहा कि हे महाराज, आप हमारे पाली वाले इलाके को देख लो, क्योंकि पाली वाले इलाके के अंदर हम व्यापार करते हैं और वहां पे खूब सारे लुटेरे हैं। तो वाकपति राज का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था लक्ष्मण राज, और लक्ष्मण राज को वाकपति राज ने कहा कि बेटे, तेरे को नाडोल के अंदर अपना जो है वो साम्राज्य स्थापित करना है। नाडोल जिसे आज के हम पाली के रूप में जानते हैं, लक्ष्मण राज नाम का व्यक्ति जो कि वाकपति राज की आज्ञा लेने के बाद में और स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना करता है नाडोल के अंदर, जिसे आज की कहा जाता है पाली। उसके 33 जिलों के अकॉर्डिंग 8 जिले स्पर्श करते हैं। तो लक्ष्मण राज किसका बेटा था? ये लक्ष्मण राज ने नाडोल, जिसे क्या कहा जाता है, पाली, नाडोल में स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना की। बंदे का क्या नाम है? वाकपति राज। अच्छा, वाकपति राज ने स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना कहीं की, वो जगह कौन सी है? अपने वाकपति राज, है ना। अच्छा, अगला फिर हम चलते हैं। अगला शासक है विग्रहराज सेकंड। साथ में मैं बता दूंगा, यह विग्रहराज चतुर्थ नहीं है, विग्रहराज सेकंड है। इसका मतलब विग्रहराज सेकंड से पहले एक और विग्रहराज आ चुका है, जिनके बारे में बातें बहुत कम है, जिनके बारे में एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत कम है, इसलिए उस राजा को हम नहीं पढ़ रहे, डायरेक्ट विग्रहराज सेकंड पे आ जाता है। अच्छा, बात करते हैं विग्रहराज सेकंड के बारे में। तो विग्रहराज सेकंड वो शासक था जिसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया था। मैंने आपको बताया था कि चालुक्यों का शासन गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर हुआ करता था, और उसी गुजरात के अंदर एक चालुक्य शासक था मूलराज प्रथम, और मूलराज प्रथम पर चालुक्य शासक ने अपने और जो विग्रहराज सेकंड ने आक्रमण किया और हरा दिया था। गुजरात के अंदर एक जगह है जिसका नाम है भड़ौंच। क्या नाम है जगह का? भड़ौंच। अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। किसने बनवाया था? तो चौहान शासक विग्रहराज सेकंड ने, जो कि अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर गुजरात के अंदर बनवा के आता है, क्योंकि गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराता है। कौन हराता है? विग्रहराज सेकंड हराता है। अच्छा, इसकी बातें एक बार वापस देख लो। वाकपति राज से 108 युद्धों का विजेता कहा जाता है, जिसके बेटे लक्ष्मण राज ने नाडोल के अंदर स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना करता है। अगला तो रूलर है, उसका नाम है विग्रहराज सेकंड, जो कि चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को गुजरात के अंदर हरा के आ जाता है और गुजरात के अंदर अपनी कुल देवी जो कि
आशापुरा माता है जिनका मंदिर भी बना के आता था। इसका मतलब ध्यान रखना कि चौहानों की कुलदेवी कौन है, आशापुरा माता है। अगला शासक है गोविंद थर्ड। अगला राजा कौन है, गोविंद थर्ड। इतिहासकार फरिश्ता कहता है कि गजनी से जो आक्रमणकारी हुए थे, इस बंदे ने उनको मारवाड़ पार ही नहीं करने दिया था। गजनी जो कि अफगानिस्तान के अंदर एक जगह है। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार इसने, किसने, गोविंद थर्ड ने, इसने इसने और गजनी के शासक को मारवाड़ पार नहीं करने दिया। पार नहीं करने दिया था, पहले ही लड़ा के हरा के और भगा दिया था। पृथ्वीराज विजय नाम की एक पुस्तक है जो कि गोविंद थर्ड की है। उस बुक के अंदर इसकी उपाधि है वेरी घट। क्या मतलब है वेरी घट का? दुश्मनों को मारने वाला। वेरी घट बुक है अपने गोविंद थर्ड की, और सॉरी वेरी घट उपाधि है अपने गोविंद थर्ड की, और पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज विजय, जो कि किसकी है, गोविंद थर्ड की है। और इस बुक के अंदर इस बंदे को कहा गया है कि ये वेरी घट है, यथार्थ दुश्मनों को मारने वाला है। किसको मारने वाला है? दुश्मनों को मारने वाला है। पृथ्वीराज पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक है जिसके अंदर गोविंद थर्ड को वेरी घट अर्थात दुश्मनों को मारने वाला बताया है। हम अगले रूलर के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है अजय राज, जिसका वेट आप लोग कई देर से कर रहे हैं। तो फटाफट चलते हैं हम अजय राज के बारे में डिस्कस करने के लिए। बंदे का नाम है विग्रहराज, सॉरी अजय राज। अजय राज इसने 1113 ईस्वी में अजमेर शहर की स्थापना करी। तथा एक किले का निर्माण करवाया। कहां करवाया? अजमेर के अंदर ही। निर्माण किसने करवाया था? अजय राज ने। बातें ध्यान रखना, जब आगे हम चौहानों के बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे तो जैसे जैसे हम डिटेल से पढ़ते जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अजय राज नाम का एक व्यक्ति था जिसने 1113 के अंदर अजमेर शहर की स्थापना करता है। आगे जब मैं आपको बताऊंगा कि बीकानेर की स्थापना आखा तीज को कब से कब होती है, आगे जब हम डिस्कस करेंगे कि जोधपुर की स्थापना कब से कब होती है, आगे जब हम बढ़ेंगे कि उदयपुर की स्थापना कब होती है, तो उन सभी के साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अजमेर शहर की स्थापना जो है वो कब होती है। अजमेर की, उदयपुर की, जोधपुर की, बीकानेर की, ये तमाम स्थापना दिवस जो है वो हमारे एकदम कंठस्थ याद होना जरूरी है। चलें फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसने गर्जन मातंगों को हराया था। गर्जन मातंगों, गर्जन कहते हैं हाथी को। हाथी पर बैठ के आने वाले गजनी के जो बड़े बड़े जो आक्रमणकारी जो हुआ करते थे उनको हराया था। किसने हराया था? अजय राज ने हराया था। किसने हराया था? अजय राज ने हराया था।
एक बार मैं देख लेता हूं, क्योंकि कल मैंने एक क्लास शूट की थी, बहुत लंबी क्लास थी, जिसके अंदर मैंने लगभग लगभग चौहान करवा रखे थे। 2.5 से 3 घंटे की क्लास थी, और वो क्लास जब मैंने रिकॉर्ड करके देखी तो उसके अंदर वॉइस गायब थी। तो वो क्लास ना तो मेरे कोई काम की रही, ना आपके कोई काम की रही। इसलिए मैंने एक बार फिर से इसको देख लिया है कि एक्चुअली के अंदर क्लास जो है वो ढंग से चल रही है अथवा नहीं, वॉइस प्रॉपरली आ रही है अथवा नहीं। बट माइक लगाने के बाद में हमें ये पता तो चलता नहीं कि वॉइस लगाई हुई है, आ रही है कि नहीं आ रही। बट इतना जरूर पता चलता है कि क्लास रिकॉर्ड तो हो रही है कि नहीं हो रही, वरना फिर पता चले कि क्लास रिकॉर्ड ही नहीं हो रही, मैं ऐसे ही 1 घंटे से बोले जा रहा हूँ, 1 घंटे से बोले जा रहा हूँ। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज मान लो या फिर कोई भी खबर मान लो, बट एसआई 2021 की वैकेंसी जो है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है। और जितने पद जो थे उनको नई एसआई 2025 की वैकेंसी के अंदर वो पद जो है वो मिलाने की घोषणा करी है। आप सभी जानते हो इस बात को, कतई बताने वाली बात ही नहीं है। पर जब भी आरएस की वैकेंसी अगली आएगी तो हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कब से कब फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे। बट उससे पहले हमें सीरियसली तैयारी के रूप में जुट जाना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप लोगों को जो मैंने पढ़ा है उसकी पीवाईक्यू करने हैं तो आपको जाना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्या है वहां पर, क्या नहीं है, सारी की सारी अपडेट वहां पर मिलती रहेगी, कब वैकेंसी आने वाली है, क्या करना है क्या नहीं करना। बट इतनी बातें नहीं है, इसके साथ साथ हम ये भी वहां पर डिस्कस करते हैं पीवाईक्यू, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, कौन से एग्जाम के अंदर इस पढ़ाई हुए में से कौन सा सवाल आया है, आरपीएससी का क्या ट्रेंड रहा है, कैसे सवाल पूछे जा रही है, हम वहां पर डिस्कस करते हैं कि अगर हमने प्री पास कर लिया तो हम मेंस कैसे लिखेंगे। तो मेंस के लिए जो और आंसर राइटिंग जो है वो भी हम वहां पर डिस्कस करते हैं। तो फटाफट जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अपना अगले अजय राज की तरफ, जिसने गर्जन मातंगों को हराया था। और एक मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर, जैनों का मंदिर है। स्वर्ण कलश भेंट किया था, क्या किया था, स्वर्ण कलश भेंट किया था। किसने किया था? तो पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर स्वर्ण कलश भेंट करने वाला कोई बंदा है तो उसका नाम है अजय राज। 1113 में अजमेर शहर की स्थापना होती है, एक किले का निर्माण करवाता है, गर्जन मातंगों को हराता है, पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश भेंट करता है। अगला अगला देखो, अब हम और आगे इसके बारे में जो हो जानने वाले हैं। इसकी रानी हुआ करती थी सोमल देवी। से सोमलेखा के नाम से भी जाना जाता है। उसके नाम से चांदी व तांबे के सिक्के जारी करे थे। किसने करे थे? किसने करे थे? अजय राज ने अपनी वाइफ के नाम से चांदी और तांबे के सिक्के जारी करे थे, और उस वाइफ का नाम था सोमल देवी अथवा सोमलेखा। दिगंबर, दिक अंबर, दिक कहते हैं आसमान को, सॉरी कपड़े को, अंबर कहते हैं आसमान को। जिनके कपड़े आसमानी है वो जैन है जो बिना कपड़े रहते हैं। श्वेत अंबर, श्वेत यानी सफेद, और जो सफेद कपड़े पहनते हैं वो जैन वो होते हैं जो सफेद वाले कपड़े पहन के रखते हैं। तो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों जैनों के मध्य जो है वो आपस के अंदर शास्त्रार्थ हो रहा था। शास्त्रार्थ हो रहा था, उस शास्त्रार्थ की कोई अध्यक्षता करता है तो वो है अपने अजय राज। अंतिम समय में के अंदर इसको समझ में आ जाता है कि हमारा लक्ष्य सिर्फ राज करना ही नहीं है। जैसे हमारे जो ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ, और उसके बाद में गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम के अकॉर्डिंग बंदा चला। और जैसे ही इसका बेटा अर्णुराज
और जैसे शासन करने वाला बन जाता है तो संन्यास ले लेता है। तो अंतिम समय में क्या ले लेता है? अपने पुत्र, फिर अपने राजकुमार अर्णोराज को शासक बनाया तथा अंतिम समय क्या ले लिया था? संन्यास ले लिया था। किसने ले लिया था? अर्णोराज ने, सॉरी, अजय राज ने ले लिया था। अब हम पढ़ते हैं अर्णोराज के बारे में। अर्णोराज के बारे में ना, ये हो गया अपना दिगंबर तथा श्वेतांबरों के मध्य शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी। सोमलिका के नाम के चांदी के और तांबे के सिक्के जारी करे थे। पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश का एक सोने का कलश भेंट किया था। गर्दन मातंगों को भी इसने हराया हुआ था। अगला है राजा अर्णोराज। अर्णोराज के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्णोराज के टाइम में गजनी से फिर आक्रमण होता है और अर्णोराज के मंत्रियों ने कहा कि गजनी से आक्रमण हो रहा है। अर्णोराज ने फिर इग्नोर किया कि कोई ना, पास आने दो। बट होता क्या है कि जब दुश्मन को ये लगने लग जाता है ना कि सामने वाला कुछ भी नहीं है, तो दुश्मन फिर सर पे चढ़ जाता है। एग्जैक्टली गजनी से आने वाले आक्रमणकारियों ने सोचा कि अब अजमेर के अंदर प्रवेश करना और भयंकर भयंकर लूटमार करनी है। तो फिर इस बात का पता मंत्रियों को चलता है, तो मंत्रियों ने धीरे से अर्णोराज को कहा कि अब आक्रमणकारी अजमेर में प्रवेश करने वाले हैं। और अर्णोराज तैयारी बैठा था पूरी योजना बना के। अर्णोराज ने मैंने पूरी की पूरी सेना उतारी और जितने भी आक्रमणकारी तुर्क थे उनको एक एक को काट के रख दिया था। और जब काट के रखा तो उस वाली जगह पे भयंकर वाला खून छा गया था और उस खून की थी भयंकर बदबू आ रही थी कि अर्णोराज ने कहा कि इसको बूर दिया जाए, मिट्टी के नीचे दबा दिया जाए। तो एक गड्ढा खोदा गया, गड्ढा खोद के उस खून को बूरा गया, तो उस गड्ढे के स्थान पर एक झील बना दी। उस झील का नाम है आना सागर झील। तो युद्ध स्थल पर आना सागर झील का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया था। किसने? अर्णोराज ने आना सागर झील का। अगला देखो इसके बारे में, अगली जानकारी जानते हैं। देखो गुजरात के अंदर चालुक्य शासक था और चालुक्य शासक था जयसिंह सिद्धराज। गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज को हराया। सिद्धराज को क्या करवाया? हराया। तथा हराया ही नहीं, जयसिंह सिद्धराज हारने के बाद में जयसिंह सिद्धराज की बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था कांचन देवी। क्या नाम था जिसका? कांचन देवी। और कांचन देवी से विवाह कर लिया था अर्णोराज ने। जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से विवाह किया था। किसने? अर्णोराज ने। कालांतर के अंदर समय का चक्कर घूमता है और इस बार अर्णोराज के जो ससुर जी है जिनका नाम है जयसिंह सिद्धराज, जो कि चालुक्य शासक है गुजरात के। और थोड़े टाइम बाद में गुजरात के चालुक्य शासक और जयसिंह सिद्धराज की डेथ हो जाती है। अब जयसिंह सिद्धराज के कोई बेटा नहीं था, तो अब अगला राजा किसे बनाया जाए? तो इन्हीं चालुक्यों के अंदर एक बंदे को उठा के लेके आए और उस बंदे को राजा बनाया। उस राजा का नाम है कुमारपाल चालुक्य। और जयसिंह सिद्धराज के मरने के बाद में चालुक्यों का शासक गुजरात के अंदर कुमारपाल चालुक्य बन चुका है। अर्णोराज जो कि अपने ससुर के मरने के बाद में जो बंदा गद्दी पर बैठा है उस बंदे पर वापस आक्रमण कर देता है। उस बंदे का नाम है कुमारपाल चालुक्य। समझ रहे हो? कुमारपाल चालुक्य पर आक्रमण किसने किया था? अर्णोराज ने किया था। अर्णोराज को लग रहा था कि मैंने जैसे जयसिंह सिद्धराज को हराया था एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही और मैं कुमारपाल चालुक्य को भी हरा दूंगा। बट इस बार अर्णोराज की किस्मत जो है वो साथ नहीं दे रही थी और कुमारपाल चालुक्य ने
अर्णोराज को हरा दिया। गुजरात के चालुक्य शासक, क्या नाम है शासक का? तो कुमारपाल चालुक्य। कुमारपाल चालुक्य ने अर्णोराज को हराया तथा अर्णोराज की राजकुमारी, राजकुमारी का क्या नाम था? जालहन देवी। जालहन देवी से क्या किया था बंदे ने? विवाह कर लिया। एक विवाह अर्णोराज ने किया गुजरात के अंदर, एक विवाह कुमारपाल चालुक्य ने किया चौहानों के अर्णोराज की पुत्री जालहन देवी के साथ। मालवा के अंदर एक बंदा हुआ करता था जिसका नाम था नरवर्मन। क्या नाम हुआ करता था? नरवर्मन। और मालवा के नरवर्मन को भी बंदे ने हरा दिया था, साफ हरा दिया था। इन जैनों का एक संप्रदाय है खरतर-गच्छ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? खरतर-गच्छ। इस संप्रदाय को भूमि दान में और दी थी। खरतर-गच्छ संप्रदाय को क्या दी थी? भूमि दान में दी थी। अगला कोई शासक है, शासक है, इसके दो दरबारी विद्वान है। एक का नाम है धर्म देवबोध, दूसरे का नाम है धर्म घोष। देवबोध एंड धर्म घोष। तो दरबारी विद्वान देवबोध एंड धर्म घोष, दो दरबारी विद्वान हुआ करते थे। अब देखो आगे चढ़ते हैं। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफी है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी पढ़ेंगे हम अगली क्लास के अंदर। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास के अंदर। तब तक के लिए राधे राधे। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूले, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो राधे राधे आप सभी को, धन्यवाद।